और ये पहली बार होगा कि लड़ाई किसी की और बर्बादी किसी और की। पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म है, पॉलिटिकली इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और सीवियर है। आईआरजीसी बहुत ही कट्टर ग्रुप है और आईआरजीसी की ही मेहनत है जिसकी वजह से ये 13 प्रॉक्सी पूरी मिडल ईस्ट में शियाओं के आदेशों पे चल रही है। 13 आतंकी प्रॉक्सी नेटवर्क है ईरान की पूरी दुनिया में। तो रॉयल फैमिलीज की काफी लोगों को यमन ने असैसिनेट किया है ह्यूमन बॉम्ब बना के। पर जिस तरीके से अमेरिका ने अनआर्म्ड शिप्स के ऊपर हमले किए उसकी जवाबदेही कौन करेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है अमेरिका के ऊपर। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अफ्तर पांडे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि ईरान और अमेरिका एक समझौते के काफी करीब हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर इस समय ईरान में हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या पाकिस्तान के इस बयान का कोई मतलब भी है। आज रणक्षेत्र में हम समझेंगे कि पाकिस्तान जिस मुल्क का अपना कोई दावे पे कोई बात नहीं रहती, अपने बयान पे वो मुल्क कभी नहीं रहता, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अमेरिका और ईरान के मुद्दे पर जो बयान आ रहे हैं वो कितने सही हैं और पाकिस्तान के रक्षा बजट को लेकर अमेरिका ने सवाल उठाए हैं। इन सभी पहलुओं को आज समझेंगे और उन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद राम। जय हिंद सर, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान एक समझौते के बहुत नजदीक आ रहे हैं। कितना सही बयान है और क्या अभी परिस्थिति है वहां पे? देखिए, उनका ये कहने का मतलब ये है कि वार्तालाप चल रही है पर सक्सेस रेट का अभी कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत या डिप्लोमेसी बिल्कुल भी मतलब ऑल टुगेदर कोलैप्स नहीं की है, गुंजाइश अभी भी बाकी है। और सबसे ज्यादा मेहनत इसमें पाकिस्तान कर रहा है ताकि ये आपस में बात करे और नेगोशिएशंस आगे बढ़े ताकि मतलब पीस एग्रीमेंट को कोई ना कोई रूम या फिर उम्मीद दिखे। हाँ सर, मेरे यहाँ पे ये सवाल बनता है कि ऐसा मुल्क जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, दुनिया के तमाम मुद्दों पे या तो वो फ्लिप करता हुआ नजर आता है, अपने डबल गेम करता हुआ नजर आता है, ऐसे में ईरान पाकिस्तान के बात को क्यों तवज्जो देगा? इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं इनके, मोहसिन नकवी, ईरान गए हैं, वो क्या मैसेज लेके गए हैं? उनके बात की कोई मतलब भी है ईरान में? ईरानी भी पहले कह चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं वो। और देखिए, इस स्थिति में पाकिस्तान ही इन्वॉल्व होगा इस लड़ाई में, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, जिस तरीके से वो पैसे की डिमांड करा अमेरिका से कि हम नेगोशिएटर बने हैं, आप हमें पैसे भी दो। पाकिस्तान को चाहिए पैसे। नंबर 2, अगर तो ये डिप्लोमेटिक रास्ता टोटल क्लोज हो जाता है तब बनेगी युद्ध जैसी स्थिति, ठीक है? और फिर से ऑयल की कमी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद हो जाएगा। और मैं एक सवाल भी करना चाहता हूं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो गया तो किसके लिए हो रहा है? इंडियन शिप्स को अलाउड है वहां से आना जाना, तो इंडिया को तो कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है। पर जिस तरीके से अमेरिका ने अनआर्म्ड शिप्स के ऊपर हमले किए उसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसका जवाबदार कौन होगा? तो ये सारी चीजें हैं। और ऊपर से देखें, अगर तो सऊदी अरब हमला करता है तो भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हुती हमला करते हैं सऊदी पे तब भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर अमेरिका
डिसीजन लेता है हमला करने के लिए, तो भी पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है। तो पाकिस्तान के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से अब दूर हो जाए। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म है, पॉलिटिकली इंटरनल जो डिस्टरबेंस है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और सीवियर है। उनके 5 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एक बलूचिस्तान को लेके, एक केपीको को लेके, एक पीओजेके को लेके, और चौथा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो 4 फ्रंट तो यहीं पे है। फिर इंडिया के खिलाफ 5वां, छठा फिर खुल जाएगा ईरान के खिलाफ। तो पाकिस्तान जाएगा कहां? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इसे झेल पाएगी, जिसके अभी से तेल के दाम 397 रुपीज लीटर हुआ है पेट्रोल पाकिस्तान में। तो क्या वो तेल की किल्लत झेल पाएगा? इसके पास तो रिजर्व भी नहीं है। और ये पहली बार होगा कि लड़ाई किसी की और बर्बादी किसी और की। तो पाकिस्तान की नौबत वो आई हुई है कि मरता क्या नहीं करता, तो उसे किसी भी हालत में ये एक और ये जो है युद्ध या फिर ये जो डिस्टरबेंस होने वाली है अभी, इसमें अगर इन्वॉल्व हो गया पाकिस्तान, तो फिर आसिम मुनीर को ओपनली एज अ डिक्टेटर टेक ओवर करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान अभी से ही पॉलिटिकली टोटली कोलैप्स वाली हालत में है, टोटल कोलैप्स। तो ये कोलैप्स को कौन संभाल सकता है आज की तारीख में? अगर कोई है भी जिसके पास कुछ कंट्रोल बचा है, वो है आसिम मुनीर। और ये अपनी बुनियाद तैयार करने के लिए आमिर खान या इमरान खान की बर्थ प्लेस वाली जगह है बनी गाला। तो बनी गाला में इमरान खान को शिफ्ट करने की तरतीब बनाई जा रही है, ताकि वो हाउस अरेस्ट के तौर पे अपने घर में कैदी बने रहे। सेम उसी तरीके से जैसे कि म्यांमार की मिलिट्री जनता ने आंग सान सू ची, जो उनकी प्रो डेमोक्रेसी लीडर है, उनको आजीवन काल हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है म्यांमार के अंदर ही। उनको सभी सहूलियतें मिल रही है, खाना पीना, डॉक्टर, कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है सब उन्हें पहुंचाया जाता है, पर उन्हें अपने घर से बाहर जाने की अनुमति या आजादी नहीं है। सर एक बात और भी है कि ईरान ने बयान दिया है कि वो तब तक अमेरिका से नेगोशिएट या पीस डील नहीं करेगा जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें नहीं मानता है। उसकी शर्तों में जो विदेशों में उसके पैसे फ्रिज हैं वो भी शामिल हैं। ऐसे में शांति नेगोशिएशन से यानी बातचीत से संभावना बनती है कि कोई परिणाम निकल पाएगा जब ईरान एकदम अपने पॉइंट्स को लेकर इतना रिजिड रहेगा। तो देखिए, बातचीत अगर आप कर भी लोगे तो आप अपनी प्रॉक्सीज को कैसे कंट्रोल करोगे? 13 आतंकी प्रॉक्सी नेटवर्क है ईरान की पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे मेन हिजबुल्लाह है, फिर हमास आ जाता है, फिर हूती आ जाते हैं। क्या ये ईरान की हर बात बोलने पे चलेंगे? खासकर अगर शांति वार्ता करानी हो। यमन और सऊदी अरेबिया के बीच तो बहुत ज्यादा ही दुश्मनी है, कट्टरता है, बनती नहीं आपस में। रॉयल फैमिलीज की काफी लोगों को यमन ने असैसिनेट किया है ह्यूमन बॉम्ब बना के। उन्होंने तो ऐसे आतंकी भेजे थे इन अ डिप्लोमेटिक रोल, जिन्होंने अपने बॉडी के अंदर लाइव बॉम्ब लेके अंदर गए थे नेगोशिएशन के लिए और खुद को उन्होंने उड़ा दिया था। क्या गारंटी है कि ईरान की बात ये सारी आतंकी गुट जो इंडिपेंडेंट है ये मानेंगे बात ईरान की? क्या आईआरजीसी के 31 कमांडर और जो इनकी मोसाइक डॉक्ट्रिन है उसे ये अबैंडन कर देंगे? मैं भी यही सर पूछने वाला था कि इस बात की तमाम खबरें आ रही हैं कि ईरान में 2 धड़ा बना हुआ है। एक जो आईआरजीसी कंट्रोल करता है, आईआरजीसी ने अभी अपने नए जो अपॉइंटी हैं उनकी भी घोषणा की, नए और जो कट्टर लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट की है।
तो जब ईरान में ही दो धड़ा है, एक जो बातचीत से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा जो बहुत रिजिड है अपनी मांगों को लेकर, ऐसे में ये जो पूरा बातचीत की बात कही जा रही है दोनों तरफ से, वो कितनी संभावना है कि वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, मुझे अभी तो फिलहाल कोई कामयाबी दिख नहीं रही, क्योंकि आईआरजीसी बहुत ही कट्टर ग्रुप है और आईआरजीसी की ही मेहनत है जिसकी वजह से ये 13 प्रॉक्सी पूरी मिडल ईस्ट में शियाओं के आदेशों पे चल रही हैं। ठीक है, तो रातों रात कोई अपना माइंड सेट बदल ले वो होगा नहीं। ईरान ये बात पे भी तोला हुआ है कि उसके सारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो इन्होंने 1979 से लेके आज तक फ्रीज करके रखे हैं, वो कह रहे कि वापस दीजिए। फिर कह रहे कि ये जो युद्ध हुआ है इसके नुकसान की भरपाई भी कीजिए। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं ईरान की, पर अमेरिका को ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग ईरान कर रहा है और जिस तरीके से वो ईरान की मिसाइल की फायरिंग की क्षमता को नहीं रोक सका या कम कर सका, ये एक बहुत बड़ा सवाल कर देता है कि आईसीबीएम टेक्नोलॉजी आज की तारीख पे बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि देखें, ईरान के पास ना एयरफोर्स है, ना कोई पुख्ता नेवी बची है। ग्राउंड फोर्सेस के नाम पे आईआरजीसी तो है, पर जो वो मुल्क जिसका ना एयरफोर्स ना नेवी इफेक्टिव है, तब भी वो लड़ाई में बना हुआ है, तब भी उसका खौफ बना हुआ है, तब भी उसने अमेरिका को टेबल पे बिठा के नेगोशिएट कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स इसके पास इतनी है कि अमेरिकन नेवी अपना सबसे स्ट्रांग एयरफोर्स की ये नेवी की फ्लीट जो है उसे नहीं आगे भेज पा रही है। तो देखें, वॉरफेयर पूरा चेंज हो गया। ड्रोन्स आ गए हैं और ड्रोन्स में भी ये 2 स्ट्रोक आईसी, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन वाले आ गए हैं ड्रोन्स, जिनकी कम से कम मारने की क्षमता 1200 से 1500 किलोमीटर है। कि ड्रोन ने ही वॉर की डॉक्ट्रिन्स चेंज कर दी हैं, ड्रोन्स ने ही वॉर की स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। मतलब आपका आर्मर्ड एलिमेंट के पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है ड्रोन के खिलाफ। आप रोक ही नहीं पाओगे। अफगानिस्तान के पास कहां एयरफोर्स है, पर उसने इस्लामाबाद एयरफोर्स बेस पे अपने ड्रोन्स के साथ आत्मघाती हमला किया। 48 घंटे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट फंक्शनल ही नहीं रहा। तो आप सोचे कि ड्रोन्स ने पूरी गेम चेंज कर दी है। और जिस तरीके से ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं आज की तारीख में, ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वो मिनटों में पहुंच जाते हैं जहां पे कहीं सर्वेलेंस करना है। डे एंड नाइट कैमरास लगे हुए हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं। तो आप वैसे ही इनसे छुप नहीं सकते। तो जहां पे आपने अपने 100 बंदे भेजने हैं 5-6 आतंकवादियों को गिराने के लिए, अब वहां पे ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। आपकी मैन पावर का एफर्ट भी बच रहा है। 400 मीटर की लड़ाई का वजूद भी अब क्वेश्चन में आ गया है। तो अब ये पूरा एनसीडब्ल्यू हो गया है, जिसकी हम पहले भी, जब मैं मिलिट्री में था तो हम इस पे व्हाइट पेपर्स लिखते थे कि मतलब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। पहले तो एआई के जरिए, फिर सैटेलाइट्स के जरिए, फिर हैकिंग के जरिए, फिर डार्क वेब आ गया और फिर क्रिप्टो आ गया था, जिसमें कि ब्लैक मार्केट की मनी की डीलिंग्स हो रही है। बैंकिंग सिस्टम ही साइड पे हो गया। अब आपका पैसा ट्रेस ही नहीं हो सकता ब्लैक मार्केट में, कहां से आया कहां से गया। तो क्रिप्टो नाम की चीज आ गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब आज के दौर में आ चुकी हैं और ट्रैक करना, बैक ट्रैक करना प्रॉब्लम हो गई है। इसकी वजह से लोग अब जैमिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्गर फायरवॉल्स, ठीक है, और ये भी नहीं, जैसे कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान आप बिल्डिंग के चारों ओर, ठीक है, 360 डिग्रीज A to Z
उसके ऊपर लोहे की एक परत लगाई जा रही है, केजिंग की, ट्रांसपेरेंट केज, ताकि अगर कोई ड्रोन हमला हो तो पहली परत को वो ठेस पहुंचाए, ना कि बिल्डिंग के मेन स्ट्रक्चर को। ठीक है। उसके बावजूद रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में मिसाइलों ने वो बिल्डिंग को तबाह कर दिया। तो जो चीज ड्रोन नहीं तबाह कर रही, वो मिसाइल तबाह कर रही है। ठीक बात है सर। एक बात और यहां बहुत महत्वपूर्ण हो गया है सर कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि हकीकत अभी तक जो घटनाएं उसको ये देखकर लगता है कि ईरान जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों बार बार बयान देते हैं और ये दावा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका कंट्रोल कर रहा है? इसके पीछे, इस बयान के पीछे उनकी क्या रणनीति है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के रिश्ते बहुत मुल्कों के साथ खराब हुए हैं, क्योंकि देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रूट है, ये डायरेक्टली आपकी एनर्जी सप्लाईज वाला रूट है। इसमें थोड़ी सी भी डिले हो गई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, तेल की कीमतें ऊपर हो जाती है, आपके बैंक में जो खातों में जो पैसा आना है उसका टाइम टेबल खराब हो जाता है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है, और मतलब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ में ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बार बार ये बोलेंगे कि ये जो 21 मील का जो चौड़ा ये गैप है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अमेरिका तो इसमें दावा करेगा ही कि इस पे इसी का ही कंट्रोल है, क्योंकि जिस दिन इसने बोला कि कंट्रोल से आउट है, पूरी दुनिया ईरान के पास भागेगी और बोलेगी भाई अमेरिका को करो साइड, अब तुम्हारे कंट्रोल में है हॉर्मुज, तुम चाइनीज युआन ले लो और हमें तेल देने लग जाओ। ऊपर पे मतलब मैं एक और सवाल करना चाहता हूं कि ईरान के पास कोई इतनी तकड़ी नेवी नहीं है, पर वो कुछ नेवल एलिमेंट लगा सकता है, माइंस डाल सकता है, एंटीशिप मिसाइल फायर कर सकता है, ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है ना, मिसाइल की बैटरियां इस्तेमाल कर सकता है अपने कोस्टल एरिया पे, उसे पानी में तो नहीं उतरना है ना। फास्ट अटैक बोट्स है इनके पास, छोटी वाली लोकल मेड, वो ठीक है। तो ये असिमेट्रिक मैरिटाइम टैक्टिक्स के तौर पे जैसे पायरेट करते हैं, सस्ते और टिकाऊ हथियार और सामान के साथ ये अमेरिका की नेवी को हरास कर सकते हैं। ठीक बात। एक और बहुत बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका ने भी कहा है कि आपका ये जो डिफेंस बजट है इसको ट्रांसपेरेंट बनाइए, ये किस तरह खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। आखिर अचानक अमेरिका पाकिस्तान के डिफेंस बजट को लेकर इतना चिंतित क्यों हो गया, और उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर अब सवाल अमेरिका से भी खड़े हो रहे हैं, तो क्या यह पाकिस्तान के लिए अब प्रॉब्लम बनेगा? देखिए, वो मुल्क की फौज जिसके प्रेशर में एक हफ्ते का बजट पूरे मुल्क का आगे का पोस्टपोन हो जाता है। ठीक है। आप पावर देखें पाकिस्तान मिलिट्री की कि आपके मुल्क का बजट का रिप्रेजेंटेशन है, और आर्मी आके कहती है भाई एक हफ्ते बाद आना, हम अभी अपना इसके अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये नोटिस भी हुआ है, ठीक है। और जो पाकिस्तान की जो फौज की पेंशन ही पेंशन है, वो आप पूरा अगर देखें तो 822 बिलियन पाकिस्तानी रुपए बनता है। ओके। 822 बिलियन। तो आप देखें कि कितना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरीके से वो अपने सिर्फ पेंशन वालों पे खर्चा कर रहे हैं, सर्विंग की तो बात ही नहीं हुई है। और ऊपर से अगर आईएमएफ ने और यूएस की जो भी इनडायरेक्ट एजेंसी ने अगर पैसा दे भी दिया पाकिस्तान को, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि ये पैसे से वो अमेरिका से इक्विपमेंट खरीदे। यदि यही पैसे से अगर अमेरिका के साथ डील होती वेपन्स की, और पाकिस्तान अमेरिका से वेपन्स खरीदता, तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में उसकी इकोनॉमी कब की खत्म हो चुकी होती।
तो जो भी पैसा आता है वो चाइना का माल खरीदता है सस्ते में, उम्मीद के साथ कि असल युद्ध में ये काम करेगा, जो कि हमने अब सिंदूर में देख लिया कि काम नहीं किया। और देखिए आईएमएफ का भी प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है, ग्रे लिस्ट में आए हुए हैं ये लोग, तो सारी एजेंसी इनसे पता कर रही है कि भाई पैसे जा कहां रहे हैं। अब या तो आप अपनी मिलिट्री में लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, तो अमेरिका ने वही बोला कि आपका मिलिट्री का जो भी बजट है उसे आप अपनी पार्लियामेंट में आप उसे ट्रांसपेरेंट तौर पे रखें, क्योंकि अमेरिका ने भी नोटिस किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और उतना ही बजट है जितना कर्जा है, और यह कर्जा वापस करना है, फिर आईएमएफ के ऊपर निर्भर है पाकिस्तान, ठीक है, टैक्स कलेक्शन की इनकी कोई तरतीब नहीं है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच गैप बहुत ज्यादा है, गरीब ज्यादा है तो ज्यादा गरीबों से कितना टैक्स इकट्ठा कर लोगे, और जो अमीर है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बन गए हैं, तो टैक्स उन पे भी लागू नहीं होता क्योंकि वो लंदन में रहते हैं और प्रॉपर्टी और बिजनेस इनका पाकिस्तान में है। बिजनेस तो पता नहीं किस चीज का है, पर प्रॉपर्टीज इनकी फॉरेन में भी है और पाकिस्तान में तो वैसे ही इनकी रहाइश है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका ने इसमें नोटिस की हैं और बोला है पाकिस्तान को कि आप प्लीज ट्रांसपेरेंसी लाओ और आप बताओ। अमेरिका को शक है कि इस पैसे से पाकिस्तान चाइना के साथ कोई बड़ी वेपन्स डील ना कर ले, ओके, जिससे कि अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको घाटा ना हो जाए या वो पिछड़ ना जाए और चाइना को यह फायदा हो जाए और चाइना ये पैसे ले जाए पाकिस्तान से। ठीक बात सर, मैं पाकिस्तान मीडिया को अभी देख रहा था तो दो चीजें वहां से बड़ी प्रमुखता से चल रही हैं। एक, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर इनके गए हुए हैं ईरान, दूसरा इन्होंने जो मैक्का डिफेंस डील किया था, और दोनों ही चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मिडिल ईस्ट में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान सच में कोई रोल प्ले भी कर रहा है या सिर्फ जो अभी माहौल बना हुआ है, जो अभी वक्त है, उसको बस उसकी वो दलाली करने की कोशिश कर रहा है और दोनों तरफ से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आज की तारीख में पाकिस्तान इतने कर्जे में है कि गलती से 54-58वीं सड़क पे गिर जाए तो पाकिस्तान उसे उठाने को तैयार है। तो यस, पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पे आगे आया है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये युद्ध हुआ और ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ तो फिर ईरान से मिसाइलें इस्लामाबाद के ऊपर दागी जाएंगी, पाकिस्तान में जरूर कियोस हो जाएगा, शिया जितने भी पाकिस्तान में हैं वो अनरेस्ट क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में। कम से कम 3 लाख तो शिया इनकी फौज में ही है और कोई गारंटी नहीं है कि यमन के बॉर्डर पे इनको नुकसान नहीं होगा, यमन के बॉर्डर पे भी ये मारे जाएंगे। तो आप देखें ना, आपने अपनी मिलिट्री को ओवर स्ट्रेच कर दिया है, आपने ओवर कमिट कर दिया है, आपने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में आपने हां कर दी है, आपने फिर सऊदी अरब को हां कर दी, ठीक है, फिर आपने अमेरिका को तो मना कर ही नहीं सकते हो क्योंकि जिस दिन अमेरिका को मना किया आप तो समझ जाए कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। तो ये हो गया है। चीन पाकिस्तान से मुंह नहीं फेर सकता क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा लिया हुआ है पाकिस्तान ने कि चीन को मजबूरन वहां पे बस अपने आप को बनाए रखना है ताकि वो अपने कर्जे का पैसा और इन्वेस्टमेंट वापस ले सके। तो पाकिस्तान अभी डेस्परेट है क्योंकि वही जैसे मैंने पहले बोला, अगर सऊदी अरब युद्ध पे जाएगा तो भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, अगर अमेरिका युद्ध पे जाएगा और ग्राउंड ऑफेंसिव के साथ तो भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान के लिए तो मरता क्या नहीं करता वाली बात आ गई कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप इतनी पतली रस्सी चढ़ रहे हो कि आपके दाएं और बाएं दोनों साइड खाई है और जो रस्सी पे हो वो किसी भी पल टूट सकती है। मतलब जिस दिन ईरान और यूएसए की नेगोशिएशंस खत्म
तो वो जो टाइट रोप है जिस पे पाकिस्तान चल रहा है, आप समझ ले वो रस्सी टूटी और पाकिस्तान का जो मीडिएटर बनने का जो था माइंडसेट और जो अपॉर्चुनिस्ट वाला एटीट्यूड था, वो रस्सी के साथ ही टूट जाएगा और गायब हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान को रातों रात युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी जिसपे वो अमेरिका की मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।